Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of December 2020, Monday. Inspiration of the day is follow one course until success. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Tatas to go solo for Air India EoI. So as we all know that there is a discussion going on that Tata may submit the bid to acquire the state owned carrier that is एयर इंडिया। और हम सभी को पता है कि टाटा ऑलरेडी इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है विद द वेंचर ऑफ विस्तारा। तो ऐसा बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि एयर इंडिया को एक्वायर करने के लिए टाटा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर सकती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एयर इंडिया के लिए 2 से 3 बार तक बिड इनवाइट करी गई है, बट कोई भी ऐसा वायबल या अट्रैक्टिव प्रपोजल गवर्नमेंट के सामने नहीं आया है क्योंकि एयर इंडिया इज़ हैवली बर्डन्ड बाय डेट। तो बहुत सारे जो एविएशन कंपनीज हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है या उनका ये मानना है कि एयर इंडिया में बेट करने से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एक्चुअली प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर देम। तो बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था कि टाटा हो सकता है सबमिट करे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या टाटा कोशिश करे एयर इंडिया को एक्वायर करने की या एयर इंडिया को खरीदने के लिए। So finally, as per the people aware about the development within the organization, it is expected that Salt to Steel conglomerate, that is Tata Sons, is going to submit the expression of interest for state-owned carrier that is Air India। और हम सभी को पता है कि Air India के अलावा भी टाटा 2 वेंचर में इंक्लूडेड है एविएशन सेक्टर में। पहला कौन सा? विस्तारा, दैट इज़ अ सिंगापुर Airlines, that is SIA and Tata Sons venture, and they operate the full service airline। तो विस्तारा के फॉर्म में विस्तारा वेंचर में टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस दोनों ही कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं। एज पर द इंफॉर्मेशन, द सिंगापुर एयरलाइंस विल नॉट पार्टिसिपेट और it will not be the part of the bid in the initial stage of submission of expression of interest। तो सिंगापुर एयरलाइंस फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से एक्सक्लूडेड है। तो टाटा अलोन विल सबमिट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एयर इंडिया। हालांकि जो इंडिविजुअल्स हैं इनसाइडर पीपल्स उनका ये कहना है कि टाटा विल नॉट हैव द थर्ड एयरलाइन वेंचर। ऐसा टाटा का कोई मूड नहीं कि एयर इंडिया को खरीद करके एक थर्ड वेंचर क्रिएट हो, क्योंकि टाटा ऑलरेडी विस्तारा में ऑपरेट कर रही है। और हम सभी को पता है जो बरहात की कंपनी दैट इज़ एयर एशिया इंडिया, उस पर भी टाटा का 51% का शेयर होल्डर। तो टाटा ऑलरेडी 2 वेंचर में है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाटा सन्स मैनेजमेंट विल नॉट like to have the third airline venture in India as well, and there are chances that Tata will merge or wants to merge the Air India with Vistara in future। तो अगर टाटा एयर इंडिया को खरीदती है या टाटा एयर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो इट इज़ मोर लाइकली दैट दिस एयर इंडिया विल बी मर्ज टू विस्तारा। So Tata is now seeing Air India is a good opportunity because Tata has the strategy either to be the market leader or to be at the number 2 position. And for both type of strategy, Air India is a good opportunity as per the person aware about the development। तो अगर टाटा सन्स एयर इंडिया को खरीदते हैं तो टाटा सन्स से खरीदने के बाद टाटा सन्स को एक्वायर करने के बाद टाटा का डोमेस्टिक एविएशन में अप्रॉक्सीमेटली 23% का मार्केट शेयर हो जाएगा। और अगर हम इंटरनेशनल रूट्स की बात करें तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप हैव अप्रॉक्सीमेटली और नियर मोनोपोली पोजीशन इन इंटरनेशनल रूट। सो टाटा की एविएशन में बहुत अच्छी पोजीशन है और एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद डोमेस्टिक में भी इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी विद 23% ऑफ मार्केट शेयर। हालांकि अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की कि टाटा को एविएशन सेक्टर में कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, तो द नंबर इज क्वाइट डिस्करेजिंग। दिस इज द ग्राफ ऑफ टाटा सन्स एविएशन लॉसेस इन टर्म्स ऑफ करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 से हम देख सकते हैं कि टाटा सन्स को कितना लॉस हो रहा है एविएशन में। This red bar indicates the Vistara and the blue bar indicates the Air Asia।
तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के नहीं है कि इतने लॉस के बाद टाटा थर्ड वेंचर क्रिएट करेगा। इट इज़ मोर लाइकली कि अगर एयर इंडिया को खरीदता भी है तो इट विल बी मर्ज इनटू विस्तारा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। सेबी डिफर्स T+1 settlement plans. So following the opposition from foreign investors, market regulator that is SEBI has deferred the plan to halve the trade settlement cycle to 1 day. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सबसे पहला कि T+1 क्या होता है एंड वाई सेबी वॉन्ट्स टू एक्चुअली हैव दिस ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। तो ये सिर्फ T+1 ही नहीं, कहीं कहीं आपको T+2 T+3 देखने को भी मिलेगा। तो इसको अगर हम बहुत सिंपल टर्म में बोल रहे हैं तो इट इज़ अ ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, उन सब के फाइनल सेटलमेंट के लिए T+1 T+2 T+3 इस तरह के डेज डिसाइड किए जाते हैं। तो इनको बोलते हैं ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। जो कि ट्रेड हुआ पहले म्यूचुअल फंड, शेयर होल्डर, स्टॉक्स को लेकर के, उसका जो फाइनल सेटलमेंट होता है, रिम्बर्समेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड सेटलमेंट साइकिल। तो basically T+1, T+2, T+3 are abbreviation that refers to settlement date of security transaction. T stands for transaction here. So T is the date at which the particular transaction has happened. The transaction की date T. And the number 1, 2, 3 denotes how many days after the transaction date the settlement or the transfer of money and security ownership takes place. तो टी माने जिस दिन आपने वो बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, ट्रांजैक्शन डेट जो है 1+2+3 आर रिफर्स टू द नंबर ऑफ डेज कि आपने जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उसके कितने दिन बाद उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का ट्रांसफ़र होगा, उस पर मनी, उसके मनी का ट्रांसफ़र होगा या उसका सेटलमेंट होगा। सो फॉर डिटरमाइनिंग द T+1 सेटलमेंट डेट द ओनली डेज काउंटेड आर दोज ऑन विच स्टॉक मार्केट इज ओपन। तो जो उसमें जिस दिन स्टॉक मार्केट बंद होती है उस दिन या उन डेज को इस T+1 T+2 या T+3 में काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर मंडे को ट्रांजेक्शन हो रहा है, से मंडे को ट्रांजेक्शन हो रहा है और T+1 है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की मैच्योरिटी या सेटलमेंट डेट, तो फिर वो सैटरडे या संडे को नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन, क्योंकि सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज रहता है। दैट विल, उसका सेटलमेंट होगा वो नेक्स्ट मंडे होगा। इसी तरह T+1 T+2 T+3। तो इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो T+1 T+2 T+3 में जो भी कैलकुलेशन होता है, नंबर ऑफ डेज जो भी काउंट किए जाते हैं, आर दोज ऑन विच स्टॉक मार्केट्स इज ओपन और स्टॉक मार्केट्स आर ओपन. So likewise, if T+3 means the transaction occurring on Monday must be settled on Thursday, assuming no holidays occur between these days. तो बहुत सिंपल टर्म अगर मैं आपको समझाऊँ तो T+1 T+2 T+3 ये एब्रीवेशंस आप कहीं भी देखेंगे, इसका सीधा मीन्स है कि इस पर्टिकुलर दिन में ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी सेटल होगी या मेटेरियलाइज होगी या इसका पैसा ओनर को मिलेगा या एक्चुअल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होगा अगर वो सिक्योरिटी बेची गई है. So all stock and mutual funds are mostly T+1 and bonds and money market funds vary between T+1, T+2, T+3 settlement dates. तो अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. बेसिकली न्यूज़ ये है कि सेबी वॉज एक्चुअली going to halve the trade settlement cycle to 1 day. हालांकि बहुत सारा ऑपोजिशन फेस करने को मिला सेबी को फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स. So for current position, SEBI has deferred this plan to halve the trade settlement cycle to 1 day. So according to the earlier schedule, the SEBI board was to decide on the issue at its final board meeting for 2020. तो अभी के लिए जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है उसमें सेबी विल डिसाइड अबाउट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, बजट रिलेटेड प्रपोजल्स and other issues will be discussed. Apart from it, easing of shareholding norms for the firms undergoing insolvency, tightening the norms concerning the earnings, emphasis on 5% dilutions during the relisting of stocks. इस तरह के कई सारे डिसीजंस लेंगी इस पर्टिकुलर मीटिंग में लिए जाएंगे इन ऑर्डर टू ईज द शेयर होल्डिंग नॉर्म्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इन्वेस्टर्स राइट. हालांकि जो
ट्रेड साइकिल को, ट्रेड सेटलमेंट साइकिल को हाफ करने का डिसीजन था, फिलहाल के लिए उसको डिफर कर दिया गया है। अगर आपको याद हो, रिसेंटली जो रुचि सोया का इंसिडेंट हुआ था जिसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग वेंट्स बिलो 1% इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसी को लेकर के सेबी ने फिर कई सारे डिसीजंस या नॉर्म्स में चेंज किए हैं इन ऑर्डर टू promote the shareholding, in order to promote the investors right, in order to tight the norms related to the earning disclosures to exchange और स्टॉक एक्सचेंजेस। तो कंपनी के डिस्क्लोजर को लेकर के, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स या शेयर होल्डिंग को ईजी करने को लेकर के, ट्रेड सेटलमेंट को लेकर के, अगर कोई कंपनी डे लिस्टिंग पर जाती है, अपने स्टॉक्स को डे लिस्ट करती है या रीलिस्ट करती है, तो उसको लेकर के कई सारे नॉर्म्स में चेंज कर किया गया। पिछले कई टाइम्स में हमने भी पढ़ा है, और जो पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है उसमें भी इस तरह के कई सारे नॉर्म्स में रिवीजन एक्सपेक्टेड है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज रिविजन्स, number of officials from finance ministry and the corporate affairs ministry will participate into this meeting for the different proposals on upcoming budget, that is budget फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। और हम सभी को पता है फरवरी 1 को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस पर्टिकुलर बजट को डिस्कस करेंगे, तो उस पर भी कई सारे प्रोविजंस हैं जो इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस होंगे, और जैसे जैसे ये पब्लिश होते जाएंगे, न्यूज़ में आते जाएंगे, विल डिस्कस ऑल। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। रिटेल लोन्स में राइज एज बैंक्स गो स्लो ऑन कॉर्पोरेट डेट। The growing reluctance of banks to shell out big ticket corporate loan is tilting the scale in favor of the retail borrowers। इस अगर हम इस न्यूज़ का स्टार्टिंग करें तो हम सबको पता है कि इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमने कई बार डिस्कस किया है कि इवन आरबीआई ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन या डिसबर्समेंट के नॉर्म्स को, लेंडिंग के नॉर्म्स को ईज़ किया है, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर अनसर्टन सिचुएशंस में commercial banks, nationalized banks are actually reluctant to lend out the money। इवन जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको भी लोन देने में बैंक्स आर नॉट वेरी पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू सीनियर पार्टनर ऑफ मैकिन्जे, retail loans having accounted for almost 100% of risk adjusted revenue in financial year 20, despite them constituting only 48% of banking system's total revenue। और इतनी ग्रोथ के बाद भी इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ओवरऑल शेयर ऑफ रिटेल लोन्स ऑफ बैंक्स इज गोइंग टू गेट्स सो हाई। तो जो अब बेसिकली जो बैंक्स हैं वो अपना थोड़ा सा लेंडिंग पैटर्न चेंज कर रहे हैं, हालांकि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, कोविड-19 से के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स आ रही हैं वो भी अब ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन की स्टेज पे जितने भी इनिशिएटिव चल रहे थे। तो अब करंट सिचुएशंस में बैंक ने जो अपना लेंडिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया है। करेंटली बैंक्स आर फेवरिंग ऑफ रिटेल बोरोवर और फेवरिंग टू द रिटेल बोरोवर्स rather than giving big ticket corporate loans। तो बड़े बड़े लोन्स देने के कंपैरिजन में या लोन देने के बजाय अब जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स हैं, दे आर नॉट प्रेफरिंग गिविंग टू स्मॉल लोन्स और द रिटेल लोन्स। या हम ये कह सकते हैं बहुत सिंपल टर्म में कि बड़े बड़े लोन जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को दिए जाते थे, जैसे कि मोदी को दिए गए, नीरव मोदी का केस हम सबको पता है, विजय माल्या का केस हम सबको पता है, तो इन सबको बहुत बड़े बड़े फॉर्म में कॉर्पोरेट लोन्स डिसबर्स किए गए थे। इवन बैंक की कमेटी बनती थी वो, क्योंकि एक बैंक के पास इतना अमाउंट नहीं होता था, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट, तो कई बैंक्स आपस में मिलकर कोलोजियम बनाते थे, कंसोर्शियम बनाते थे, उसके बाद लेंडिंग करते थे। तो अगर हम पास्ट डिकेड में देखें तो कई बार ऐसे लोन्स जो दिए गए हैं बैंक्स ने या ग्रुप ऑफ बैंक्स ने, वो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुए हैं, और तब हम ये कह सकते तब सिचुएशन वॉज नॉर्मल। कोविड-19 की ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। बैंक्स का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है बिग टिकट कॉर्पोरेट लोन्स को लेकर के, उसको देखते हुए इस अनसर्टेन सिचुएशंस में बैंक्स आर प्रेफरिंग द स्मॉल लोन्स और रिटेल लोन्स डिसबर्समेंट रादर देन डिसबर्सिंग द बिग टिकट कॉर्पोरेट लोन। तो अगर हम बात करें कि शेयर कितना था, अगर पूरा 100% हम मान लें कि लोन की मार्केट है, तो पहले 48% केवल टोटल रिवेन्यू कॉस्ट करता था रिटेल लोन फॉर बैंकिंग सिस्टम, बट अब इस समय ऑलमोस्ट 100% ऑफ द रिस्क एडजस्टेड रिवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 20 इज कॉन्स्टिट्यूटेड
बाई दीज रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स मीन जो छोटे छोटे लोन्स, छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लोन्स कॉर्पोरेट लोन्स मीन जो बड़े बड़े कंपनी करोड़ों में लोन लेती है, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। All these types of loans are generally called as big ticket corporate loans या बहुत बड़े बड़े corporate loans। Retail loans है जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं, स्मॉल स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, इंडिविजुअल्स जो लोन लेते हैं उनको रिटेल, जो छोटे छोटे अमाउंट में 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, इस तरह के जो लोन होते हैं उनको रिटेल लोन्स। तो पहले 48% टोटल बैंकिंग सिस्टम के रिवेन्यू का पार्ट शेयर करते थे रिटेल लोन्स, बट फाइनेंशियल ईयर 20 में अप्रॉक्सीमेटली 100% रिस्क एडजस्टेड रेवेन्यू is constituted by retail borrowers only, and experts feels that bank would be in no rush to disrupt this strategy despite the potential asset quality issue। और एक्सपर्ट का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में फिलहाल के लिए बैंक्स की ये स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रहेगी। बैंक्स विल फेवर द रिटेल बोरोवर्स rather than disbursing the big corporate loans। And if there is no demand from the corporate sector, we have surplus liquidity, where else to deploy the fund as per the CEO of Yes Bank। तो बैंक्स का ये भी कहना है कि कॉर्पोरेट्स जो हैं, बड़े बड़े बिग हाउसेस जो हैं, दे आर नॉट एक्चुअली टेकिंग द लोन। तो ऐसा नहीं है, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं कि बैंक्स जो है वो लोन देने को तैयार नहीं है। बैंक्स कॉर्पोरेट सेक्टर को भी लोन देने को तैयार है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देने के लिए भी तैयार हैं। बट एक्चुअली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स जो है वो डिफर कर दिए हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, डिमांड मार्केट में है नहीं। तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे थे, फिलहाल के लिए चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स हो, उन सब ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स को डिफर कर दिया है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उनको अभी लोन की ज़रूरत है नहीं। तो बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट से, उनका ये भी कहना है कि कॉर्पोरेट हाउसेस लोन ले ही नहीं रहे हैं, उनको लोन की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंश्योर करी है बैंक सिस्टम में, ताकि बैंक जो है वो लेंडिंग करें और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े और मार्केट में डिमांड बढ़े। तो बैंक्स का ये कहना है जब कॉर्पोरेट हाउसेस लोन ले ही नहीं रहे हैं तो बैंक्स के पास कोई और स्ट्रैटेजी बचती ही नहीं है जस्ट टू डिसबर्स द लोन टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और द रिटेल बोरोवर्स। भले ही असेट क्वालिटी जो कोलेट्रल दे रहे हैं रिटेल बोरोवर्स उनकी इतनी अच्छी नहीं है, देयर आर चांसेस दैट मे टर्न अप इनटू एनपीए, पर बैंक्स का कहना है कि दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बिकॉज दे हैव हाई लिक्विडिटी। Corporates are not, big corporate houses are not taking loans, so we are actually compulsive to disburse the loan to retail borrower instead of poor asset quality. So while the overall credit deployment is not showing the very positive picture, very positive sign, the picture may have been a lot different without the support of retail क्रेडिट। तो जो क्रेडिट ग्रोथ रेट चल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है फिलहाल के लिए बैंक्स में। अगर ये रिटेल बोरोवर्स ना होते, अगर बैंक्स रिटेल क्रेडिट्स ना दे रहे होते, तो शायद ये क्रेडिट डिसबर्समेंट की जो ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है, ये और ज़्यादा लो होती। चूँकि बैंक्स ने अब रिटेल बोरोवर्स को लोन देना या लोन प्रोवाइड करना इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ रेट दिख रही है बैंकिंग इंडस्ट्री में। In fact, improving credit inquiry trends from retail borrowers are playing a huge role in keeping up the buoyancy of a credit market. And this is the bank's retail credit loan growth trajectory on year on basis percentage growth। हम देख सकते हैं कि continuously increase होता हुआ आपको दिख रहा है। And this is the data for system retail NPLs, and we can easily see that they all are well within the control over the past several years। NPL here stands for नॉन परफॉर्मिंग लोन। सो रिटेल सेक्टर में हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स टर्न अप नहीं हुआ है। इट मीन्स जो रिटेल सेक्टर है, जो रिटेल बोरोवर्स हैं, उसमें कम रिस्क है कि वो लोन नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में चेंज हो जाए, जबकि जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एनपीएल देखने को मिला है पिछले कुछ सालों में। जबकि रिटेल सेक्टर जो है, जो रिटेल बोरोवर्स हैं, उनका जो एनपीएल रहा है that are actually within control over the past several years। तो इसीलिए बैंक्स थोड़ा सा इसको प्रेफर कर रहे हैं अनसर्टेन सिचुएशन में। एक तो बड़े लोन्स की डिमांड भी नहीं है, दूसरा दे आर रिस्कियर देन रिटेल लोन्स।
and as per the expert this trend will continue for several months. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 5. BSE NSE MCX gear up for bullion exchange at GIFT City. GIFT City International Financial Services Center, that is IFSC, is all set to get the India's first spot bullion exchange, and this may happen in the next 6 months. और जैसा कि हम सभी गिफ्ट सिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि गिफ्ट सिटी क्या है, कहाँ है, तो आप आज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि गिफ्ट सिटी कहाँ है एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस गिफ्ट सिटी. आप देख लेते हैं आज की न्यूज़. बेसिकली इंडिया का जो फर्स्ट स्पॉट बुलियन एक्सचेंज है वो गिफ्ट सिटी में ही ओपन होने जा रहा है, जिसको बोलेंगे गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC. And the government has notified regulation for setting up the bullion exchange in GIFT City IFSC. They were made public on Friday. डेफिनेटली इसमें जो हमारा बुलियन एक्सचेंज इस्टेब्लिश होगा इसमें इंडिया के all 3 bourses like BSE, NSE and MCX are actually planning to compete at GIFT City. तो जो गिफ्ट सिटी का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें तीनों बॉशर्स पार्टिसिपेट करेंगे फॉर स्पॉट बुलियन एक्सचेंज मार्केट एंड दे ऑल हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन फॉर फॉर्मल अप्रूवल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जो बेसिकली IFSCs को मैनेज करती है. IFSCA has been established as a unified regulator with a holistic vision in order to promote the ease of doing business in IFSCs, and it provides a world-class regulatory environment to all borders and company. So basically the main objective of IFSCA is to develop the strong global connect and focus on the need of Indian economy so that international financial platform for the entire region and the global economy can work as whole. तो बेसिकली हम कह सकते हैं IFSCA मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर हैं. तो जो फर्स्ट स्पॉट बुलियन एक्सचेंज खुलने जा रहा है गिफ्ट सिटी में, उसमें इंडिया के फिलहाल के 3 जो बॉशर्स हैं BSE, NXE और MCX विल पार्टिसिपेट आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम IFSCA. And the gazetted notification permitting the setting up of the bullion exchange at IFSC with the net worth of rupees $30 million, and it will allow the promoter groups to hold approximately 50% as equity. Maximum 51% as equity hold कर सकते हैं promoter group और $30 million का net worth का investment होगा. तो it's a good opportunity for Indian market as well as the foreign investors to come and settle or put all their intended investment into Indian land but get all the regulatory benefits of international regulatory environment. तो अभी के लिए फिलहाल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया. बहुत सारे जो कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली सबमिटिंग देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. इंडियाज INX एज अ पार्ट ऑफ BSE ग्रुप हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू IFSCA फॉर सेटिंग अप द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज. तो अभी फिलहाल के लिए कुछ जो इंडिया के स्टॉक मार्केट बॉशर्स हैं दे आर एक्चुअली सबमिटिंग देयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. लेटर ऑन हो सकता है पार्टिसिपेंट्स का नंबर बढ़े और आगे आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल बॉशर्स को इनवाइट किया जाएगा फ्रॉम वेरियस एंटिटीज अक्रॉस द वैल्यू चेन ऑफ बुलियन इंडस्ट्री. आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. सेंटर में नॉट प्रोक्योर Pfizer Covid vaccine over high cost. At the center start provisioning for the one of the largest COVID-19 immunization drive in the world, that is Pfizer and BioNTech vaccine candidate seems to be an outlier at least for now. तो इंडिया अभी फिलहाल के लिए मास इम्यूनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है क्योंकि वैक्सीन के जितने भी कैंडिडेट्स थे, जो मेजर इनिशिएटिव्स थे, सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए. तो इंडिया ने फिलहाल के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, प्रोविजनिंग स्टार्ट कर दी है फॉर मास इम्यूनाइजेशन, और जिसमें कई सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स को कंसिडर किया जा रहा है. बट एज पर द ऑफिशियल्स, एज पर द पीपल अवेयर अबाउट द मैटर, द फाइजर एंड द बायोटेक वैक्सीन कैंडिडेट मे बी kept out of this mass immunization process. क्यों? क्योंकि
फाइजर एंड बायोटेक की जो वैक्सीन की कॉस्ट है, जो प्राइस है, दैट इज एक्चुअली मच हायर देन अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स। जैसा कि अगर हम देखें तो फाइजर एंड बायोटेक का जो प्राइस है पर शॉट, दैट इज एक्चुअली गोइंग $37 per dose, whereas the other vaccine candidates, just like vaccine developed by Russia, Oxford, Bharat Biotech, Zydus Cadila, all these are much below than this price. रशिया की जो वैक्सीन है दैट इज एक्चुअली प्राइसिंग लेस देन $10। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है दैट इज एक्चुअली कॉस्टिंग लेस देन $3। भारत बायोटेक $3 to $6, जाइडस $3 to $6। तो बाकी सबकी जो वैक्सीन के जो प्राइस आ रहे हैं पर शॉट, दैट इज एक्चुअली मच लेसर देन Pfizer and biotech vaccine candidates. So experts are saying, government officials are saying that Pfizer and biotech may kept out of this mass provisioning or mass immunization drives in the world because of the high cost of price of shots per dose. तो जो आने वाला बजट है उसमें प्रोविजनिंग कर दी गई है ऑलरेडी मास इम्यूनाइजेशन के लिए कि कितना कॉस्ट एलोकेट किया जाएगा, कितनी डोजेस रखी जाएंगी, पर डोज कितनी कॉस्ट होगी, जिसको गवर्नमेंट प्रेफर करेगी। जब जब जाहिर सी बात है, जब एलोकेशन डिसाइड किया जा रहा है कितना मनी उस मास इम्यूनाइजेशन के लिए रखा जाएगा, उस मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए, तो एक अप्रॉक्सीमेट वैक्सीन की डोज भी डिसाइड करी गई होगी कि इतनी पर्टिकुलर प्राइस की वैक्सीन को हम एक्वायर करेंगे फ्रॉम डिफरेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो जो भी रेट डिसाइड किया गया है उस रेट में फाइजर बायोटेक का जो वैक्सीन कैंडिडेट्स है दैट इज नॉट कमिंग। And apart from center government, states and the UTs, private firms would also have made the separate provision for this immunization program. India likely to ask those with means to pay for their own vaccine shots. तो हो सकता है ऐसा प्रोविजन आए कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे बोला जाएगा कि दे कैन अफोर्ड, दे शुड पे फॉर द शॉट्स, फर्स्ट शॉट और 3 शॉट्स, बट जो नहीं कर सकते उनके लिए एक मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की ड्राइव चलाई जाएगी एंड दैट विल बी द लार्जेस्ट कोविड-19 इम्यूनाइजेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, को सेक्रेटरी पैनल सेट टू टेक अप शिपिंग कोर्प disinvestment. So the cabinet secretary headed core group of secretaries on disinvestment takes up the issue on preliminary information memorandum, that is PIM, and expression of interest for privatization of Shipping Corporation of India that may include conditions such as 1-year lock-in period and 3-year business continuity plan. इंडिया का शिपिंग कॉरपोरेशन इज नाउ प्लानिंग फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो जो कोर कमेटी की जो मीटिंग थी हाई सेक्रेटरी लेवल की, उसमें इस पर्टिकुलर प्रपोजल को डिस्कस किया गया, जिसके लिए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया है फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, या किया जाएगा अगर ये पैनल जो सेक्रेटरीज का पैनल बना है, दिस विल अप्रूव दिस पर्टिकुलर प्रपोजल बाय डिस्कसिंग द डिफरेंट कंडीशंस। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रॉपर अभी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाएंगे, 1 साल का लॉक इन पीरियड होगा या 3 साल का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होगा। अभी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, परमिटेशन, कॉम्बिनेशंस हैं, दैट ऑल विल डिस्कस ऑन द कोर कमिटी ऑफ सेक्रेटरी and the panel of secretaries will discuss the condition laid out for the privatization. तो अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भी डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल टेबल पर आ चुका है। अब जैसे पैनल डिस्कस करेगा, कोर कमेटी आगे डिसीजन लेगी, दैट ऑल विल डिस्कस इन अपकमिंग फ्यूचर। करंटली जो गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 63.75%। तो उसी के डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें वैल्यूड कितना हो रहा है, तो 2492 करोड़ की वैल्यू है। अब फिलहाल के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि जो पर्टिकुलर स्टेक है उसको उसका कुछ अमाउंट डिसइन्वेस्टमेंट के लिए किया जाए। That's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. If you have any query or suggestion, write on comment section below. Please like, share, and subscribe. Thank you.